हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद माजी सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं क्लास का टर्म 1 के लिए हिंदी का सेट 4 करने जाएंगे। सेट 4 को आज सोल्व करेंगे और देखेंगे इसके प्रश्न के उत्तर। ठीक है, तो जितने भी इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का सेट 4। पहला प्रश्न है जो गद्यांश से लिया गया है। ये गद्यांश यहाँ दिया हुआ है, इसको पढ़ के आंसर करना है। तो पहला प्रश्न है मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अहंकार। पहला का आंसर ए। दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है। तो इसका आंसर होगा ईर्ष्या भाव के कारण, यानी जलन का जो भावना होता है उसके कारण मनुष्य दूसरों की उन्नति को नहीं देखना चाहता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। तीसरा नंबर प्रश्न, स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं, कब नष्ट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ईर्ष्या के बस में होने पर। जब हम किसी के जलन में होते हैं, किसी से जलते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट होते जाते हैं। तो 3 का आंसर होगा ए। 4 नंबर प्रश्न है किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है। किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है। तो इसका आंसर होगा आत्मनिरीक्षण। 4 का आंसर होगा बी। 5वां नंबर प्रश्न, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। तो उन्नति का विलोम शब्द यानी उसका उल्टा अवनति होता है। तो 5 का आंसर होगा ए। 6ठा नंबर प्रश्न, इसमें पद्यांश दिया हुआ है जो किताब से नहीं दिया गया है, कहीं बाहरी से दिया गया पद्यांश। इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं इसका भी आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है बादलों की तुलना किससे की गई है। तो बादलों की तुलना जीवन के दुखों से की गई है। जिस तरह जीवन में दुख आते जाते रहते हैं, उसी तरह बादल भी आता जाता रहता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। तो आशावादी है, कवि को आशा है, इसीलिए 7 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो जीवन का इंद्रधनुष आशा निराशा से बनता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर प्रश्न, आशा का विलोम शब्द लिखे। आशा का उल्टा क्या होगा। आशा का उल्टा होता है निराशा। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। 9 का आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर, नभ का पर्यायवाची क्या है। नभ आकाश को बोलते हैं, इसीलिए उसका पर्यायवाची शब्द आकाश होगा। 10 का आंसर होगा डी। 11वां नंबर प्रश्न जो है वो व्याकरण से लिया गया है। हम सेक्शन ख में हैं, यानी खंड ख में व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 11वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो बच्चा रोता है, ये अकर्मक क्रिया है। और मैंने इससे पहले सेट में अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से डिफाइन किया हूँ, आप उसे देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ऑप्शन सी सही है, यानी बच्चा रोता है ये एक अकर्मक क्रिया है। तो 11 का आंसर होगा सी। 12 नंबर प्रश्न, जिसमें कर्ता क्रिया और कर्म, कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। तो वो सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म नहीं होता है, सिर्फ कर्ता होता है, क्रिया होता है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, बच्चा हो गया कर्ता और रोना हो गया क्रिया, इसमें कर्म है ही नहीं, इसीलिए अकर्मक क्रिया हुआ। तो 11 का आंसर सी और 12 का आंसर बी, क्योंकि 12 में प्रश्न है कि कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग, ऐसे क्रिया को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। 12 का आंसर बी। 13 नंबर प्रश्न,
कौन अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी किसे अरुण नहीं कहा जा सकता। तो 13 का आंसर होगा सी, चंद्र को अरुण नहीं कहा जाता। सूर्य को अरुण बोल सकते हैं, लाल रंग को भी अरुण बोल सकते हैं, सिंदूर को भी अरुण कहा जा सकता है, लेकिन चंद्र को अरुण नहीं कहा जा सकता। ये अरुण इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। 13 का आंसर होगा सी। 14 नंबर प्रश्न, जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो वह कौन सा समास होता है? तो इसका आंसर होगा अव्यय भाव, क्योंकि पहला पद अव्यय है इसीलिए अव्यय से बना अव्यय भाव समास। 14 का आंसर बी, 14 का आंसर बी। 15 नंबर प्रश्न यानी 15वां क्वेश्चन, विद्यालय, विद्या के लिए आलय कौन सा समास है? तो जिसमें बीच के पद कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान, के लिए, तो यहाँ देखिए लिखल है विद्या के लिए। इस सब से कोई भी वर्ड अगर बीच वाले शब्द आते हैं तो वह तत्पुरुष समास का ही कहलाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। 16 नंबर प्रश्न, नीला है जो अंबर, विग्रह किया हुआ है, इसको पदों का सही समस्त पद क्या होगा? यानी किसका विग्रह करके नीला है जो अंबर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलांबर। नीलांबर को जब हम विग्रह करते हैं तब बनता है नीला है जो अंबर। ठीक है, 16 का आंसर होगा ए। 17 नंबर प्रश्न, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं? तो एक प्रधान वाक्य है और शेष आश्रित हैं, तो आश्रित जहां उपवाक्य मिल जाए तो आप समझ लीजिए वो वाक्य मिश्र वाक्य होता है। तो इसका 17 का आंसर हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य। 18 नंबर प्रश्न, समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सामान्यीकरण और व्यक्तिकरण। 18 का आंसर सी। 19 नंबर प्रश्न, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है? तो यह है कर्मवाच्य, के द्वारा लगा हुआ है तो यानी ये कर्मवाच्य को दर्शाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। तो अगले कभी वाक्य में अगर के द्वारा लगा हो तो आप समझ जाइए ये वाच्य का कर्मवाच्य भेद है। 19 का आंसर होगा बी। 20 नंबर प्रश्न, कर्तृवाचक वाक्यों में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, प्रधानता। अब खंड ग शुरू करने जा रहे हैं जो पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। उसमें पहले से गद्यांश है जो कविता दिया गया बुक से ही, उसके प्रश्न उत्तर हैं। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 21 नंबर प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो जब पद्यांश को पढ़िएगा तब वो समझ में आएगा। ये कविता जो है दंतुरित मुस्कान की है। देखिए यहाँ लिखा हुआ दंतुरित मुस्कान, और इसके कवि नागार्जुन है। तो 21 का आंसर होगा सी, नागार्जुन। 22 नंबर प्रश्न, दंतुरित का क्या अर्थ है? तो दंतुरित का अर्थ होता है नए नए दांत। दंतुरित का अर्थ होता है नए नए जो दांत उगते हैं बच्चे के, उस समय की स्थिति को दंतुरित बोलते हैं। 22 का आंसर डी। 23 नंबर प्रश्न, माँ बच्चे को क्या कराती रही? तो माँ बच्चे को मधुर पक कराती रही। 23 का आंसर होगा सी। 24 नंबर प्रश्न, कवि ने धन्य किसे कहा है? तो इसका आंसर होगा माता और पुत्र को। कवि ने माता और पुत्र को धन्य कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 24 का आंसर बी। 25 नंबर प्रश्न, बादल किस दिशा से आ रहे हैं? तो बादल किस दिशा से आ रहे हैं ये मालूम किसी को ना होता है, इसीलिए अज्ञात दिशा होगा। यानी 25, बादल किस दिशा से आ रहे हैं? बादल अज्ञात दिशा से आ रहे हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा फागुन की हरियाली महसूस करना। 26 का होगा बी,
27 नंबर प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी। 28 नंबर प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियां कौन सी मर्यादा न रहने की बात कह रही है? तो इसका आंसर होगा प्रेम की। इसका आंसर होगा प्रेम की मर्यादा नहीं रखने की बात कर रही है। 29 नंबर प्रश्न, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। तो 29 का आंसर होगा डी। 30 नंबर प्रश्न, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मे लगाने वाला कैप्टन था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 30 का आंसर सी। 31 नंबर, कैप्टन क्या काम करता था? अभी मैंने बताया कि वो चश्मे बेचा करता था, यानी फेरी घूम घूम के बेचा करता था, वो फेरी करता था। 31 का आंसर हो जाएगा सी, फेरी। 32 नंबर प्रश्न, हवलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे? तो हवलदार साहब पान वाले से कैप्टन के बारे में जानना चाहता था। 33 नंबर प्रश्न, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? तो इसका आंसर होगा मधुर गान पर। वो बहुत ही मधुर गाता था, उसी मधुर गान पर वो अत्यधिक मुग्ध था। 33 का आंसर सी। 34 नंबर प्रश्न, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए रोपनी किसे कहते हैं? तो धान की रोपाई को रोपनी कहते हैं। 34 का आंसर हो गया बी। 35 नंबर प्रश्न, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? तो इसका आंसर होगा जादू कहा है। 35 का आंसर होगा ए, जादू। 36 नंबर प्रश्न, बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियां शुरू करते थे? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, कार्तिक के महीने में। 37 नंबर प्रश्न, प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? तब जब ये कहानी पढ़िएगा, इसमें जो लिखा हुआ गद्यांश जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कहानी जो लिखे हैं वो माता के आंचल का है, और इसके लेखक जो हैं वो है शिव पूजन सहाय। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, शिव पूजन सहाय। 38 नंबर प्रश्न, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो लेखक की माँ काजल नाभि और लीलार पे लगाती थी। लीलार यानी कपार पे। 39 नंबर प्रश्न, माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी? तो फूलदार लट्टू बांध देती थी। इसका आंसर हो जाएगा 39 का आंसर हो जाएगा डी। और 40 नंबर प्रश्न है, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो बाबूजी की गोद में, अपने पिताजी की गोद में। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने हिंदी का सेट 4 कंप्लीट कर लिया हूँ। जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी वो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।